आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में अध्याय 9 में है ईंधन हमारी ज़रूरत। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे ईंधन क्या है, ये कहाँ से उपलब्ध होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, इसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईंधन कहते किसको हैं। कोई भी पदार्थ जो जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जन करता है क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जो जलता है उसमें ऊष्मा निकलती है और क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। तो ऊर्जा हो गया, ऊष्मा और प्रकाश दोनों ऊर्जा है। ठीक है। तो इसको हम लोग ऊर्जा कह सकते हैं। जो जलने पे अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, इसे हम बनाते नहीं हैं, यह स्वतंत्र रूप से हमारे प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है। वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं द्वितीयक ईंधन कहते हैं। जो प्रकृति में पाया जाता है उससे जो हम लोग कुछ बनाते हैं, जो ईंधन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक ईंधन कहते हैं। ठीक है। जैसे कोक, कोयला, गैस इत्यादि, ये सभी क्या होता है, हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है। कोक जैसे हो गया, ये सब हम लोग कोयले से तैयार करते हैं। ठीक है। कोयला से कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त किया जाता है। कोयला से हम लोग कितना चीज़ प्राप्त कर सकते हैं? कोक, कोलतार और कोयले का गैस। ठीक है। अब है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। ये सब जब पृथ्वी, जैसे कि भूकंप या किसी अन्य कारण से जब नीचे पृथ्वी के ये समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष जंगल हुआ करता था, जैसे कि अभी रहता है, वो किसी कारण से दब गए। धीरे धीरे मिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ, वो पीठ का निर्माण होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद कोई धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो क्या बन गए? कोयला बन गए। और उससे भी हम लोग विभिन्न प्रकार का क्या बनाते हैं? ईंधन बनाते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण प्रवाही आसवन विधि से किया जाता है। इसके उत्पाद के रूप में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होता है। जो कि हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है उसको विभिन्न विधि के द्वारा ये सब चीज़ हम प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा है। ये क्या है? अक्षय ऊर्जा है। ये कभी क्षय होने वाला नहीं है। जो कभी क्षय नहीं होता है या उनको होने में बहुत टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? अक्षय बोलते हैं। तो इसीलिए ये सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सभी क्या है? अक्षय ऊर्जा है। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। कोयला और पेट्रोलियम जो है इसका सीमित साधन है। अगर धीरे धीरे इसका खनन होते गया तो एक दिन क्या होगा, ये खत्म हो सकता है। इसलिए जितना ज़रूरत हो इसका उतना ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अब आगे है कोयले की कहानी। ये किस तरह से इसका निर्माण हुआ आगे देखते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। क्या थे? घने वन थे। बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे क्या हो गए? दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ते गया। जब वो मिट्टी के नीचे दब गया तो क्या हो गया? धीरे धीरे उसका ताप और दाब बढ़ गया। उच्च ताप और उच्च दाब के
के कारण वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैलों के परतों के बीच मृत वनस्पति ऊतक भी सुरक्षित रहा। ठीक है, निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ने के कारण पौधे पीट में बदल गए और लिग्नाइट और इसके बाद कोयले में बदल गए। पहले पीट में बदला, फिर लिग्नाइट में, उसके बाद कोयले में बदल गया। पीट और लिग्नाइट दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते हैं। इसके जलने पर धुआं निकलता है जैसा कि लकड़ी के जलने पर निकलता है। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, यदि कोयला को वायु में गर्म करते हैं तो क्या होगा, अब देखते हैं आगे। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले को जब हम जलाते हैं तो ये कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये किस तरह से बना, ठीक है ना, समझ गया? कोई कहेगा अगर तुम लोगों को कोयले का निर्माण कैसे हुआ तो तुम लोग बेझिझक बोल सकते हो कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व जल तटीय क्षेत्र में क्या थे, वन पाए जाते थे। वहाँ पर भूकंप, बाढ़ इत्यादि कारणों से पेड़ पौधे नीचे में दब गए और धीरे धीरे ताप और दाब बढ़ता गया। और फिर जब बहुत सारे दिन हो गए इसको, तो वो पहले पीट में बदले, फिर क्या किस में बदले? लिग्नाइट में, उसके बाद कोयला में परिवर्तन हो गया। तो कोयला की यही कहानी है। ठीक है, आगे है पेट्रोलियम का परिष्करण। ठीक है, तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। ध्यान से सुनो सभी, यह गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होता है। ठीक है, यह विभिन्न संगठनों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रिया परिष्करण कहलाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों की क्वथनांक अलग अलग होती है, अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रवाजी आसवन विधि से करते हैं। ठीक है, ये जो तेल शोधक कारखाना होता है उसमें तेल का परिष्करण किया जाता है। और हमारे बिहार का सौभाग्य है कि हमारे बिहार में तेल शोधक कारखाना एक बरौनी में है। उसका परिचय अभी तुम लोगों को करवाएंगे। जैसे बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। बाद में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई। ठीक है, प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से होती थी। बाद में उत्तर पूर्व में अन्य तेल शोधक स्थापित हो जाने पर कच्चे तेल की आपूर्ति अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व देशों के हल्दिया द्वारा पाइपलाइन से होने लगी। ठीक है, इस कच्चे तेल से एलपीजी, नेफ्ता, डीजल, पेट्रोल, कोलतार इत्यादि अलग अलग किए जाने लगे तथा ज़रूरत के अनुसार यहाँ से अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि जगहों में इसकी आपूर्ति की जाती है। पटना से दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर टैंक लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा उत्तर बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर बरौनी से आपूर्ति की जाती है। यहाँ से पेट्रोल पंप सामान्य डीजल, पेट्रोल इत्यादि बेचते हैं। इसी प्रकार एलपीजी के लिए भी अलग अलग स्थानों पर वाटलिंग प्लांट बना हुआ है, जैसे आरा के नज़दीक घीधा में, पूर्णिया में इत्यादि में इसका प्लांट लगा हुआ है। तब अभी हम लोग देखें कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना है और यहाँ से तेल शुद्ध होकर के कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है, लगभग पूरे बिहार में। ठीक है, और अदर देशों में भी ज़रूरत पड़ने पे इसका सप्लाई किया जाता है। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, आओ देखते हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका
परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहनों, वाहनों, ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग वाहनों में करते हैं। CNG का अधिक लाभ यह है कि इससे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। बड़ौदा और दिल्ली के कुछ भागों में इसी प्रकार के पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रासायनिकों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। कहाँ पर इसका विशाल भंडार है? भारत में। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे जो ये प्राकृतिक संसाधन है इसका किस तरह से हम लोग को उपयोग करना चाहिए। ये सीमित है कि असीमित है, ख़त्म हो सकता है कभी कि नहीं ख़त्म हो सकता है। तो समझ लो ये जो प्राकृतिक संसाधन है क्या है? ये सीमित है। इसका जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये क्या होगा? ख़त्म हो सकता है और फिर हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जितना उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ज़रूरी है उतना ही उपयोग करेंगे। जैसे कि फालतू का इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? इसका भंडार सीमित है और इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, मिलियन वर्ष लगता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे वायु प्रदूषण होता है, इसका जैसे अधिक प्रयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, तो इसीलिए सीमित संसाधन का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारा काम चल रहा है तो हम लोग बिना संसाधन इसका ईंधन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है, मोटरसाइकिल से नहीं जाके कुछ दूर पैदल भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं जा सकते हैं, ज़रूरी है जाना, तो मोटरसाइकिल जाएंगे। इसी तरह से घर में खाना बना रहे हैं, ठीक है, हमारे पास गैस है, चूल्हा है, दोनों है, तो अगर हम इसका उपयोग जितना खाना बना रहे हैं उतना ही तक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे तो इसका कोई हानि नहीं होगी। नहीं तो कितना होता है, जैसे कुछ चढ़ा दिए गैस पे, गैस को ऑन कर दिए, वो उबल रहा है 2-4 घंटा लग जा रहा है, तो क्या होगा? इसकी क्षति होती है। खत्म होगा तो हम दूसरा बढ़ा लेंगे, लेकिन क्या होगा? संसाधन की इस तरह से कमी हो जाएगी। बस एक आदमी के करने से ये नहीं होता है, ऐसे लाखों करोड़ों आदमी है जो इस चीज़ को समझेगा तभी न जाके ये कंट्रोल हो पाएगा। अगर प्रत्येक आदमी इस चीज़ को समझ ले तो ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित संसाधन है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग में